नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है हम उसके हर एक बिंदु को क्रम से समझेंगे। बिल्कुल, हमारा तरीका वही रहेगा। हम हर एक लाइन को पहले शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे सरल भाषा में समझेंगे ताकि सारी अवधारणाएं एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए पहले पेज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेज 2 पर सबसे पहले है विद्युत अवयवों के प्रतीक, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले हिस्सों के सिंबल। हाँ, ये तो सर्किट की भाषा की ABCD है ना? बिल्कुल। पहला है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। नोट्स कहते हैं इसका प्रतीक है एक लंबी रेखा और उसके साथ एक छोटी व मोटी रेखा। अच्छा। आगे लिखा है लंबी रेखा धन टर्मिनल प्लस को और छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल माइनस को दर्शाती है। मतलब जब भी हम कागज पर कोई सर्किट बनाएंगे तो पूरा सेल बनाने की जरूरत नहीं, बस ये 2 लाइनें बना देंगे। और प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ। अगला है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका प्रतीक एक गोले के अंदर एक लूप जैसा बना है। जैसे जलते हुए बल्ब का फिलामेंट दिखता है वैसा ही कुछ। सही। फिर है स्विच ऑन। स्विच ऑन। इसका प्रतीक है 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा। इसका मतलब है कि रास्ता जुड़ा हुआ है, मतलब परिपथ पूरा है और बिजली बह सकती है, एक जुड़े हुए पुल की तरह। और फिर है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। इसका प्रतीक एक टूटी हुई रेखा जैसा है जो 2 बिंदुओं को नहीं जोड़ रही। मतलब पुल टूटा हुआ है, रास्ता बंद है, बिजली का प्रवाह रुक गया है। बिल्कुल। अब है बैटरी। बैटरी। इसका प्रतीक कई सेलों के प्रतीकों को जोड़कर बनता है, मतलब कई लंबी और छोटी रेखाओं का एक समूह। ये तो साफ है, क्योंकि बैटरी बनती ही कई सेलों को मिलाकर है, तो उसका प्रतीक भी वैसा ही होगा। और आखिरी प्रतीक है संयोजी तार का, जो बस एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये तार ही तो इन सारे हिस्सों को आपस में जोड़ता है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, पेज 3, जहाँ बैटरी को और विस्तार से समझाया गया है। परिभाषा है बैटरी 2 या अधिक सेल का संयोजन। एक सेल का धन टर्मिनल प्लस दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल माइनस से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये नियम है, हमेशा प्लस को माइनस से जोड़ना है। एक सेल का प्लस सिरा दूसरे सेल के माइनस सिरे से। हाँ, यहाँ चित्र में भी 2 पीले सेल दिखाए गए हैं। एक में वो अगल बगल है, दूसरे में एक होल्डर में, पर दोनों में कनेक्शन प्लस से माइनस ही है। जी। और यहाँ एक नियम भी साफ साफ लिखा है, हमेशा प्लस को माइनस से ही जोड़ा जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। अगर किसी ने टॉर्च में सेल उल्टे डाल दिए तो वो काम नहीं करेगी, इसी नियम की वजह से। सही कहा। और इसका उपयोग कहाँ होता है? लिखा है उपयोग ट्रक, इन्वर्टर, टॉर्च। मतलब जहाँ भी ज्यादा पावर चाहिए वहाँ बैटरी का इस्तेमाल होता है। अब पेज 4, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ 2 तरह के परिपथ दिखाए हैं। अच्छा, खुला और बंद। हाँ, पहले है बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट। इसके बिंदु है स्विच ऑन है, परिपथ पूरा है, धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जलता है। और चित्र में भी यही दिख रहा है, एक बैटरी, एक ऑन स्विच और एक जलता हुआ बल्ब, सब तार से जुड़े हैं। मतलब करंट का रास्ता कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। बिल्कुल। अब देखते हैं खुला परिपथ, ओपन सर्किट। इसके बिंदु है स्विच ऑफ है, परिपथ टूटा हुआ है, धारा प्रवाहित नहीं होती, बल्ब नहीं जलता। यहाँ स्विच के ऑफ होने की वजह से रास्ता अधूरा है, टूटा हुआ है, तो करंट बल्ब तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए वो बंद है। एकदम सही। नीचे एक बहुत जरूरी जानकारी भी दी गई है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु, फिलामेंट कहते हैं। जब ये टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। हाँ, बल्ब की रोशनी इसी पतले तार मतलब फिलामेंट के गर्म होने से पैदा होती है, और जब ये तार ही टूट गया तो एक तरह से परिपथ भी टूट गया। अच्छा, मतलब बल्ब का फ्यूज होना भी एक तरह का खुला परिपथ ही है। बिल्कुल। चलिए अब पेज 5 पर आते हैं। विषय है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, परिभाषा है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तप्त, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब भी किसी तार में करंट दौड़ता है तो वो तार गर्म हो जाता है, बस इसी को बिजली का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप भी दिया है। एक बल्ब को स्विच ऑन करके कुछ देर जलाएं। 2, अब उसे छू कर देखें। हाँ, लेकिन सावधानी से। बिल्कुल। निष्कर्ष है बल्ब गर्म महसूस होता है क्योंकि विद्युत धारा ऊष्मा, हीट उत्पन्न करती है। और ये हम रोज ही देखते हैं, फोन का चार्जर गर्म हो जाता है, टीवी चलते चलते गर्म हो जाता है, ये सब इसी तापीय प्रभाव के उदाहरण हैं। सही। अब पेज 6, विद्युत तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट। इसमें उन उपकरणों की बात है जो इसी प्रभाव पर काम करते हैं। अच्छा, जो जानबूझकर गर्मी पैदा करने के लिए बनाए गए हैं? हाँ,
उपकरण विद्युत हीटर, गीजर, प्रेस आयरन, हेयर ड्रायर। जी, इनमें तारों की एक कुंडली कॉइल होती है जिसे अवयव एलिमेंट कहते हैं। स्विच ऑन करने पर यह रक्त तप्त रेड हॉट हो जाता है। हाँ, हीटर में हम सबने वो लाल गर्म तार की कॉइल देखी है। चित्र में भी एक लाल कॉइल और एक प्रेस के अंदर का एलिमेंट दिखाया गया है। और ये कितना गर्म होगा ये किन बातों पर निर्भर करता है? लिखा है ऊष्मा की मात्रा इन पर निर्भर करती है। 1 तार का पदार्थ मटेरियल, 2 तार की लंबाई लेंथ, 3 तार की मोटाई थिकनेस। मतलब तार किस चीज का बना है, कितना लंबा है और कितना मोटा है, इन सब बातों से तय होता है कि वो कितनी गर्मी पैदा करेगा। अब पेज 7 पर आते हैं। यहाँ प्रकाश और बिजली की बचत की बात हो रही है। अच्छा, मतलब बल्बों की तुलना। हाँ, पहला है तप्त दीप्त बल्ब, इनकैंडेसेंट, यानी वो पुराना पीली रोशनी वाला बल्ब। जी, इसके बारे में लिखा है प्रकाश प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू बिजली की बर्बादी। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये बल्ब रोशनी तो देता था पर साथ में बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा करता था। तो ज्यादातर बिजली गर्मी बनाने में बर्बाद हो जाती थी, रोशनी में नहीं। सही। और दूसरे है CFL और LED। इनके बारे में लिखा है कम बिजली इज इक्वल टू अधिक प्रकाश, ऊर्जा की बचत। क्योंकि ये बल्ब कम बिजली इस्तेमाल करके ज्यादा रोशनी देते हैं और गर्मी भी बहुत कम पैदा करते हैं, इसलिए इनसे ऊर्जा की बचत होती है। यहाँ एक चेतावनी भी है। क्या आप जानते हैं CFL में पारा होता है जो विषैला होता है। खराब CFL को सावधानी से फेंकना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी जानकारी है। CFL के अंदर जहरीला पारा होता है, इसलिए अगर वो टूट जाए तो उसे बहुत सावधानी से हटाना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो LED ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। बिल्कुल। अब पेज 8, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या होता है? लिखा है यह एक सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस है जो विद्युत परिपथ को क्षति और आग से बचाता है। फ्यूज का तार शीघ्र पिघल जाता है, अधिक धारा, फ्यूज पिघलता है, परिपथ टूटता है। तो इसमें एक खास तरह का तार होता है जो ज्यादा करंट बहने पर फौरन गर्म होकर पिघल जाता है। और नतीजा परिणाम उपकरण सुरक्षित रहते हैं। हाँ, जैसे ही तार पिघला सर्किट टूट गया, बिजली का बहना बंद हो गया और हमारे महंगे टीवी, फ्रिज सब बच गए। यहाँ स्टील वूल का भी उदाहरण दिया है कि वो भी जल्दी पिघल जाता है। हाँ, सिद्धांत समझाने के लिए। अब अगला सवाल पेज 9 पर, फ्यूज उड़ता क्यों है? मतलब अधिक धारा क्यों बहती है? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, लघुपथन, जब तारों का इंसुलेशन हट जाता है और वे आपस में टकराते हैं। मतलब जब 2 बिजली के तारों के ऊपर का प्लास्टिक कवर हट जाए और वो नंगे तार आपस में छू जाएं, तो शॉर्ट सर्किट होता है। इससे अचानक बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। और दूसरा कारण है अतिभारण, ओवरलोडिंग, जब एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, जैसे एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर हीटर, प्रेस सब कुछ एक साथ चला दिया, इसे ओवरलोडिंग कहते हैं। इससे भी तारों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। आजकल फ्यूज की जगह एक नई चीज इस्तेमाल होती है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जी, घरों में आजकल यही लगा होता है। यह एक स्विच है जो अधिक धारा बहने पर अपने आप ऑफ हो जाता है। तो MCB एक ऑटोमेटिक स्विच है। ज्यादा करंट आने पर यह पिघलता नहीं बल्कि ट्रिप हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है। गड़बड़ी ठीक करके इसे वापस ऑन किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी दी गई है। फ्यूज की जगह कभी भी तांबे के तार का इस्तेमाल ना करें। हमेशा ISI मार्क वाले फ्यूज ही लें। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। तांबे का तार आसानी से नहीं पिघलता। अगर उसे फ्यूज की जगह लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट होने पर वो उड़ेगा ही नहीं और उपकरण जल सकते हैं या आग भी लग सकती है। तो ये तो हुआ तापीय प्रभाव और सुरक्षा। अब पेज 10 पर आते हैं बिजली के दूसरे प्रभाव पर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, इसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने की थी। जी, यहाँ एक प्रयोग का वर्णन है। जब किसी तार से विद्युत धारा बहती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई कंपास नीडल विक्षेपित डिफ्लेक्ट होती है। मतलब जैसे ही तार में करंट चालू होता है, पास रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। चित्र में भी यही दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट वाला तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है जो कंपास की सुई पर असर डालता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? धारावाही तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। संक्षेप में, बहता हुआ करंट एक चुंबक की तरह काम करता है। अब पेज 11, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी परिभाषा है लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार इंसुलेटेड वायर की कुंडली लपेटकर धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक बन जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अच्छा, तो हम खुद का चुंबक बना सकते हैं। चित्र में कील पर तार लपेटकर उसे बैटरी से जोड़ा गया है। हाँ, और प्रयोग के बिंदु हैं, धारा प्रवाहित करें, कील लोहे के पिनों को आकर्षित करती है। धारा बंद करें,
कील का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, हम जब चाहें चुंबक बना सकते हैं और जब चाहें उसका असर खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक स्विच से। इसीलिए इसे एक अस्थायी चुंबक कहते हैं। बिल्कुल। अब पेज 12 पर इसके उपयोग देखते हैं। पहला है क्रेन्स, भारी लोहे के सामान को उठाने के लिए। हाँ, कबाड़ खानों में बड़ी बड़ी क्रेनें इसी शक्तिशाली चुंबक से लोहे का भारी सामान उठाती हैं। दूसरा, कचरा पृथक्करण, कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए। सिर्फ लोहे की चीजें खींचकर अलग कर देता है। तीसरा, चिकित्सा मेडिकल, डॉक्टर आंख में गिरे लोहे के छोटे कणों को निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। जी। और चौथा, उपकरण, विद्युत घंटी, खिलौने आदि। हाँ, विद्युत घंटी तो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो चलिए पेज 13 और 14 पर विद्युत घंटी की बनावट और कार्यविधि को समझते हैं। ठीक है। इसके मुख्य हिस्से हैं तार की कुंडली, कॉइल, जो विद्युत चुंबक बनती है, लोहे की पट्टी, आयरन स्ट्रिप, जिस पर हथौड़ा लगा है, हथौड़ा, हैमर, जो घंटी पर चोट करता है, और एक पेंच, कॉन्टैक्ट स्क्रू। ठीक है, ये सारे पुर्जे मिलकर काम करते हैं। अब इसकी कार्यविधि समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक, संपर्क, पेंच लोहे की पट्टी के संपर्क में आता है, परिपथ पूरा होता है। मतलब शुरू में सब जुड़ा हुआ है। हाँ। दो, चुंबकत्व, कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है और लोहे की पट्टी को खींचती है। स्विच दबाते ही कॉइल चुंबक बन गई और उसने पत्ती को अपनी तरफ खींचा। 3, ध्वनि, हथौड़ा घंटी से टकराता है और टन की आवाज होती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। 4, विच्छेद, पत्ती के खिंचने से परिपथ टूट जाता है और चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अच्छा, जैसे ही पत्ती खींची उसका कनेक्शन पेंट से टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया और चुंबक नहीं रहा। बिल्कुल। और फिर 5, पुनरावृत्ति, पत्ती वापस आती है और प्रक्रिया दोहराई जाती है। चुंबक का असर खत्म होते ही पत्ती वापस अपनी जगह चली गई, पेड़ से फिर छू गई, सर्किट फिर जुड़ गया और पूरी कहानी फिर से शुरू हो गई। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें टन 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 की लगातार आवाज सुनाई देती है। कमाल है। तो ये अपने आप ही सर्किट को तोड़ता और जोड़ता रहता है। सही पकड़ा। अब हम आ गए हैं आखिरी पेज 15 पर। यहाँ अध्याय का सारांश और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं। ठीक है। प्रमुख शब्द हैं बैटरी, विद्युत फ्यूज, लघुपथन, विद्युत हीटर, विद्युत चुंबक, तंतु और एमसीबी। इन सभी शब्दों और उनके मतलब को याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और अध्याय का मुख्य निष्कर्ष क्या है? विद्युत धारा के 2 मुख्य प्रभाव हैं, तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट और चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। बिल्कुल। हमने इस पूरे अध्याय में इन्हीं 2 प्रभावों और हमारे जीवन में उनके अलग अलग उपयोगों को ही विस्तार से समझा है। तो ये था कक्षा 7 के विज्ञान अध्याय 10, विद्युत धारा और इसके प्रभाव पर एक विस्तृत अध्ययन।